हेलो फ्रेंड्स, तक्षशिला लॉ एकेडमी अलीगंज लखनऊ में आपका स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूँ। हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे ज़्यादातर जो वीडियोज़ हैं उसके आपको वहाँ पे पीपीटी मिल जाएगी। तो ये आपकी सूचना के लिए था। तो आज का हमारा जो विषय है वो है बिहार के करंट अफेयर्स मई से सितंबर के बीच के। ये हमारी एक सीरीज़ चल रही है जो कि आने वाले आगामी बिहार पीसीजे, बिहार एपीओ और बिहार बीपीएससी के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगी। तो आइए देखते हैं जुलाई 2019 के करंट अफेयर। अप्रैल के करंट अफेयर हमने पहले वाले वीडियो में पूरा कर लिया था, जिसका लिंक आई बटन में है, आप जाके देख सकते हैं। उसके अलावा मई और जून में ऐसी कोई विशेष घटना नहीं हुई जो उल्लेखनीय हो बिहार में। इसके बाद जुलाई में सबसे पहली घटना जो हुई वो है मोतिहारी अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन का सफलतापूर्वक पूरा कर लेना। ये जो पाइपलाइन है ये 69 किलोमीटर की पाइपलाइन है और बिहार में मोतिहारी से नेपाल के अमलेखगंज तक बिछाई गई है। पाइपलाइन है किस चीज़ की? पाइपलाइन है पेट्रोलियम पदार्थों की। पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं आपके डीजल, पेट्रोल, कैरोसिन और फर्नेस ऑयल एट्सेट्रा। इवन आपका जो जेट फ्यूल होता है वो भी पेट्रोलियम पदार्थों में ही आता है। तो ये पाइपलाइन इन सब की आपूर्ति के लिए नेपाल के लिए डायरेक्ट बिछाई गई है। पहले ये टैंकर के द्वारा सप्लाई होती थी इंडियन ऑयल के डिपो से, भारत पेट्रोलियम के डिपो से, और नेपाल को टैंकर के द्वारा सप्लाई की जाती थी। तो अब इसको पाइपलाइन के द्वारा कर दिया गया है, क्योंकि पाइपलाइन एक, सबसे पहली बात तो ये एक ऐसा मीडियम है जो सबसे सस्ता मीडियम है, और दूसरा इसमें जो पिलफरेज के इश्यूज आते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, यानी कि चोरी इसमें नहीं हो सकती है। तो इसकी सहायता से नेपाल में तेल भंडारण की समस्या और बाकी जो टैंकरों के माध्यम से पेट्रोलियम पदार्थों का परिवहन है उसको दूर करने में मदद मिलेगी। क्योंकि आपको याद होगा कि अभी कुछ दिनों पहले नेपाल में आंदोलन होने के कारण भारत से तेल सप्लाई की व्यवस्था बाधित हो गई थी। तो अगर इवन आप रोड ब्लॉक भी कर देंगे तो पाइपलाइन के थ्रू तेल नेपाल में जा सकता है। तो ये थी पहली घटना। इसके बाद दूसरी घटना थी राजगीर में 5वां धर्मधम सम्मेलन। तो धर्मधम सम्मेलन आयोजित किया गया था राजगीर में, और इसको 27 से 28 जुलाई 2019 में किया गया था। अब आगे चलते हैं। आगे बिहार सरकार ने एनीमिया मुक्त बिहार का अभियान शुरू किया है और इसको गर्दनी बाग से शुरू किया गया है। इसका लक्ष्य जो है वो ये है कि 2022 तक 15% तक एनीमिया के मामलों में कमी लाना है। क्योंकि बिहार में, जैसे मैंने बताया था कि कुपोषण के मामले सबसे ज़्यादा हैं, अपने लास्ट वीडियो में, जिसका मैंने अभी बताया कि डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते, आई बटन में आप देख सकते हैं, लिंक प्रोवाइड है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कुपोषण के मामले में बिहार नंबर 1 पर है देश में। तो बिहार सरकार ने अपनी जिम्मेदारी को देखते हुए एनीमिया मुक्त बिहार की एक अभियान की शुरुआत की है, और ये स्टेट हेल्थ सोसाइटी यूनिसेफ के तकनीकी सहयोग के द्वारा इस अभियान को आयोजित किया गया है। अब इसके बाद नीर निर्मल योजना बिहार के 11 जिलों में पीने के पानी के लिए बनाई गई है, और ये विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजना है। इसकी शुरुआत बिहार सरकार ने 1606 करोड़ के अनुमानित लागत से 2017 में की थी, और बाकी खर्च जो है वो विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित किया गया है। तो नीर निर्मल योजना आप याद रखिएगा। इसके बाद हमारा जो अगला जो करंट अफेयर था वो था नवीन नगर थर्मल पावर का उत्पादन। नवीन नगर थर्मल पावर से 660 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू हो गया है, पहली इकाई का। जैसे कि आपको पता है हर पावर प्लांट में एक ही इकाई नहीं होती है, मल्टीपल इकाई होती है। तो पहली इकाई में 660 मेगावाट उत्पादन होना शुरू हो गया है। और मेगावाट किसकी इकाई होती है? मेगावाट होती है बिजली नापने की इकाई। मेगावाट का मतलब होता है 10⁶ वाट, यानी कि 1000 किलोवाट के बराबर 1 मेगावाट होता है। और 1 किलोवाट जो होती है वो आप जो घर में यूनिट नापते हैं उसको 1 किलोवाट कहते हैं। तो घर में जो यूनिट्स आती हैं वो किलोवाट में आती हैं, तो इसलिए 1 किलोवाट 1000 किलोवाट का को कहेंगे 1 मेगावाट।
यानी कि 10 लाख वॉट भी आप कह सकते हैं या 1000 किलोवाट कह सकते हैं। तो 660 मेगावाट इसकी क्षमता है। तो ये शुरू हो गया है। इसके बाद अब अगले करंट अफेयर की तरफ आते हैं। अगला करंट अफेयर हमारा है कोसी मैची नदी परियोजना। ये परियोजना क्या है? ये परियोजना है कोसी और मैची नदी को आपस में जोड़ने की। इसकी जो राशि है वो है 4900 करोड़ रुपए की। और ख़ास बात क्या है कि ये देश की दूसरी सबसे बड़ी योजना है इंटरलिंकिंग रिवर के लिए। इंटरलिंकिंग रिवर की जो पहली योजना थी वो सबसे पहली थी मध्य प्रदेश की केन और बेतवा को जोड़ने की इंटरलिंकिंग योजना। और उसके बाद कोसी और मैची नदी को जोड़ने की परियोजना जो है वो उसके बाद दूसरी प्रमुख योजना है। अब इसको कोसी नदी को आप सब जानते हैं कि इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि हर साल, इस साल भी जैसे बाढ़ आई थी, हर साल जो बड़े पैमाने पर बाढ़ आती है उससे उत्तरी बिहार के अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार इन जिलों में फैले हुए 2,14,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र की सिंचाई में पानी भर जाता है। और वहाँ पर अगर ये योजना बना दी गई तो वो 2,14,000 हेक्टेयर जहाँ पे अभी पानी भरता है वहाँ पर सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा और आप पानी को नियंत्रित कर सकेंगे। तो ये एक अच्छी योजना है। और मैची नदी जो है वो ये महानंदा नदी की सहायक नदी है, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद आते हैं कर्पूरी देवी पर। कर्पूरी देवी जो हैं वो कौन थी? कर्पूरी देवी मधुबनी पेंटिंग और सृजनी कलाकार थी और इनका निधन हो गया था अगस्त 2019 में। इनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था जापान के निगाता में टोकोमाची पहाड़ियों में मिथिला संग्रहालय की स्थापना के लिए। तो टोकोमाची पहाड़ियों में कर्पूरी देवी के सहयोग से जो मधुबनी पेंटिंग का संग्रहालय स्थापित किया गया था उसके लिए इनको राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था। तो आप याद रखिएगा कर्पूरी देवी, टोकोमाची। इसके बाद आते हैं गोगा बेल। गोगा बेल क्या है? गोगा बेल एक बैल और धनुष के आकार की झील है और इसको बिहार का पहला कम्युनिटी रिजर्व, सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है 2 अगस्त 2019 को। 57 हेक्टेयर का सामुदायिक रिजर्व है इसमें और 30 हेक्टेयर का संरक्षण रिजर्व इसमें अधिसूचित किया गया है। संरक्षण क्षेत्र मतलब संरक्षण क्षेत्र ऐसा होता है जो पूरी तरह से प्रोटेक्टेड एरिया होता है, और जो 57 एकड़ है वो कम्युनिटी रिजर्व है। और गोगा बेल का निर्माण कैसे होता है? इसके उत्तर में महानंदा और कनखर और दक्षिण में गंगा नदियों का प्रवाह होता है, जिसकी वजह से इस झील का निर्माण होता है। और ये एक बात ध्यान रखने की है कि ये बिहार का 15वां संरक्षित क्षेत्र है। तो गोगा बेल इम्पॉर्टेंट है, 15वां संरक्षित क्षेत्र है और धनुष और बैल के आकार की एक झील है। अब इसके बाद स्कॉच अवार्ड। स्कॉच अवार्ड क्या है? स्कॉच अवार्ड जो है वो पशुपालन और मत्स्य संसाधन विभाग जो है उसको दिया गया है बिहार के। और ये राज्य में दूध, मांस, अंडा और मछली उत्पादन में बढ़ोतरी करने के कारण इस विभाग को मिला है। तो स्कॉच अवार्ड 2019। अब इसके बाद बिहार शिक्षा परियोजना परिषद। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद एक कैरियर पोर्टल है। पोर्टल का मतलब जैसे वेबसाइट्स होती है जैसे google.com, ऐसे ही बिहार सरकार ने यूनिसेफ के सहयोग से एक कैरियर पोर्टल का निर्माण किया है जिसको बिहार शिक्षा परियोजना परिषद यानी कि BEPC का नाम दिया गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये यूनिसेफ के सहयोग से किया गया है। कोई भी परियोजना जो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सहयोग से की जाती है वो हमेशा इम्पॉर्टेंट होती है। तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद आते हैं अगले करंट अफेयर पर। अगला करंट अफेयर है आपका कैमूर ज़िला। कैमूर ज़िला क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि कैमूर ज़िला बिहार का हाईएस्ट ग्रीन कवर एरिया है, यानी कि यहाँ पर इस ज़िले का 34% भाग ग्रीनरी से घिरा हुआ है, वन क्षेत्र है यहाँ पे, और ये बिहार में हाईएस्ट है। इसको वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बाद सेकंड टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित करने के बारे में बिहार ने प्लानिंग की है। तो ये आप याद रखिएगा कैमूर ज़िला।
इसके बाद आते हैं एक और ऐप पे। मैंने एक वेबसाइट के बारे में बताया, एक ऐप के बारे में बात कर लेते हैं। गंगा डेटा कलेक्टर। गंगा डेटा कलेक्टर जो है एक ऐप है और इसको गंगा के वाटर और उसकी जो जैविक लाइफ है, जो उसमें जीव जंतु हैं, उनका डेटा कलेक्ट करने के लिए लॉन्च किया गया है, बायोडाइवर्सिटी और गंगा कंजर्वेशन का मिशन रखते हुए। ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है, जैसे हमारे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। तो ये था हमारा अप्रैल से सितंबर तक का करंट अफेयर। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। आगे आप कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं ये भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करने का जो लिंक है वो भी मैंने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। धन्यवाद।